So hello everyone, welcome back to my channel. This is बीरज शाह एंड यू आर वाचिंग बीरज स्टडी पॉइंट। तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपका ईवीएस सब्जेक्ट है यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इसमें जो यूनिट थर्ड है आपकी प्राकृतिक संसाधन। आज हम अपनी इस वीडियो में इस यूनिट को कंप्लीट कवर करने जा रहे हैं। और तो और मैंने अपनी इस वीडियो में इस यूनिट से रिलेटेड अभी तक एग्ज़ाम में जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ मिलने वाले हैं। और तो और मैंने अपने इस वीडियो में ये भी मेंशन कर दिया है कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में पूछा गया है। और अगर आपने इस वीडियो के सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह कर लिया तो आप देखोगे कि आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और तो और जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी वो भी एज इट इज़ ऐसी ही रहने वाली है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस चैप्टर का एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि हमें आखिर इसमें पढ़ना क्या है और एग्ज़ाम में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड तो इन दोनों की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। और अगर आपको इन दोनों की वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इजीली वॉच कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ यूनिट थर्ड प्राकृतिक संसाधन के बारे में। इसमें हमें पढ़ना है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत क्या हैं। ये जितने भी टॉपिक से आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। सेकंड है जल संसाधन, ये भी आपने पढ़ा होगा। थर्ड है खनन, ठीक है। और जो लास्ट टॉपिक है ये थोड़ा अलग है, JFM। इसका मतलब होता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी संयुक्त वन प्रबंधन, ठीक है। तो आज हम अपनी इस वीडियो में इन सभी टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं और हम ये भी देखेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। 2015 के पेपर में पूछा गया था ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत क्या हैं, उदाहरण दीजिए। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को विकसित करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। ये हमारा 2015 के पेपर में पूछा गया था। तो इसमें बेसिकली ये पूछ क्या रहा है कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत क्या हैं, इसके बारे में बताओ, ठीक है। और उसके एग्जाम्पल दो, ठीक है। उसके हमें उदाहरण देने हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये बताना है हमें, ठीक है। ये तीन से चार चीज़ें हमें बतानी है। तो इसका सॉल्यूशन हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत क्या होते हैं? ऊर्जा के स्रोत जिसके कारण पर्यावरण को कोई हानि नहीं होती, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत कहते हैं। यानी कि ये जितने भी उपकरण होंगे, जितने भी वैकल्पिक स्रोत होंगे, इनसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है, ठीक है। जो कि हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब करती है, ठीक है। लेकिन इनसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती और ये पर्यावरण को बहुत कम प्रभावित करते हैं, ठीक है। यानी कि ना के बराबर प्रभावित करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, ठीक है। ऐसे स्रोत जिनसे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता, कोई हानि नहीं होती, वो क्या कहलाते हैं? ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। यह नवीनीकरणीय संसाधन कहलाते हैं जो कि हमें मुफ्त में प्राप्त होते हैं, जैसे कि सूर्य की रोशनी, ठीक है। इसके द्वारा कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। ये जितने भी स्रोत होते हैं ये बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। ऐसे वैकल्पिक स्रोतों के उदाहरण हैं जैसे वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट क्लियर कर लिया। अब हम बात करते हैं नवीनीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, ठीक है। ये सब आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। संसाधन सूर्य, जल आदि जो समाप्त नहीं होते, ठीक है, नवीनीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। या फिर जिन्हें हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो एक बार यूज़ करने के बाद भी ख़त्म नहीं होते, उन्हें हम क्या कहते हैं? नवीनीकरणीय संसाधन। आपको जिस तरीके से डेफिनेशन याद होगी वो आपके लिए परफेक्ट है, ठीक है। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है और वायु ऊर्जा हमें वायु से प्राप्त होती है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, हमें पूछा गया था किसी भी दो के बारे में बताना है, ठीक है, उदाहरण देना है। तो पहला हम देते हैं सौर ऊर्जा, ठीक है। सभी समस्याओं का एक समाधान सौर ऊर्जा है। यह ऊर्जा का नियंत्रण है। सभी संसाधनों से प्राप्त ऊर्जा का यह लगभग 600 गुना केवल सूर्य से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। यह प्रत्यक्ष रूप से गर्मी प्रदान करता है, ठीक है। अब इससे हम क्या करते हैं? सोलर पैनल होता है, ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा। अब अगर मैं बात करूँ इसके यूजेस के बारे में कि इसका हम किस तरीके से उपयोग करते हैं, तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? खाना बनाने में होता है पहला। दूसरा,
गर्मी उत्पन्न करने में, और तीसरा विद्युत उत्पत्ति यानी कि बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। अब नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है वायु ऊर्जा। तो जो वायु ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा होती है जो हवा की गति से संबंधित होती है। यह एक नवीनीकरणीय स्रोत है। ठीक है, और हवा की गति से संबंधित कार्य में लाया जाता है। हवा को गति से संबंधित कार्य में लाया जाता है। जैसे कि आपको ये पता ही होगा कि पवन चक्की लगाते हैं जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अब वायु टर्बाइनों की सहायता से ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, अब इसका उपयोग होता है अनाज पीसने में और विद्युत को उत्पन्न करने में, विद्युत उत्पत्ति में। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में इसका मैक्सिमम यूज़ किया जाता है। अब अगर हम बात करें वैकल्पिक स्रोत के लाभ, ये जो हमारे पास वैकल्पिक स्रोत है उसके क्या क्या लाभ हैं, तो इसका सबसे पहला है वैकल्पिक ऊर्जा अत्यधिक लाभदायक है। इस प्रकार के स्रोत को विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। तो अब यहाँ पर हम रीज़न बताने आ रहे हैं कि हमें क्यों ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारे ग्रह पे जितने भी स्रोत हैं वो समाप्त हो रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके सारी की सारी चीज़ें, क्योंकि जितने भी हमारे इन्वायरमेंट में चीज़ें हैं वो लिमिटेड है। ठीक है, अब ये समाप्त होती जा रही है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। ठीक है, और इन्हें बनने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और ये इन्वायरमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब करते हैं। ठीक है, दूषित करते हैं। और तो और हमारे पास ये लिमिटेड रिसोर्सेज है। ठीक है, और वो भी समाप्त होते जा रहे हैं। और कोयला और पेट्रोलियम को बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं। ठीक है, यदि हम हानिकारक स्रोतों का प्रयोग जारी रखें तो इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नियंत्रण प्रवाह में रहेगा। ठीक है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लग जाएगा। जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, पृथ्वी काफ़ी ज़्यादा गर्म होते जा रही है। ठीक है, और वैकल्पिक स्रोत जो होते हैं वो स्वच्छ स्रोत हैं। ठीक है, यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं करते हैं और ना तो ये पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, इनका पर्यावरण पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, इसके कुछ लाभ निम्नलिखित हैं, जैसे कि वायु गुणवत्ता में सुधार। ठीक है, क्योंकि जब ये इन्वायरमेंट को ख़राब ही नहीं करेगा तो इससे वायु साफ़ सुथरी रहेगी। ठीक है, स्वच्छ हवा हमें मिलेगी। अब सेकंड पॉइंट है ऊर्जा का संग्रहण। इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, उसे सेव भी कर सकते हैं, संग्रहण भी कर सकते हैं। लागतों में बचत, हवा में गैसों का कम उत्सर्जन, तकनीकी विकसित, क्योंकि जब हम नए विकल्प की तरफ पहुंचेंगे तो इससे हमारा जो देश है वो डेवलप होगा। ठीक है, जिससे कि तकनीक विकसित होगी हमारे देश में। इसलिए हमें ऊर्जा के नए स्रोतों की तरफ बढ़ना चाहिए। तो ये सभी रीज़न थे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में पूछा गया था, प्रदूषण की समस्याओं से निपटने या जलवायु संबंधित लक्ष्य को प्राप्त करने, सामाजिक उत्थान और आर्थिक विकास के लिए जो नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन है में बदलाव हेतु महत्वपूर्ण है। लगभग 750 शब्दों में इस कथन का विस्तृत चर्चा करें। इसके अलावा किसी भी दो नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन के उपयोग, फ़ायदे, नुकसान के बारे में चर्चा करें। और आपको क्या लगता है कि भारत में उच्च क्षमता है? ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें अगर हम मेन देखें कि हमें पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, तो इसके जो मेन वर्ड उठाया करो किसी भी क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसके जो मेन वर्ड है वो ये क्या कहता है कि नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन के बारे में पूछ रही है। ठीक है, उसमें भी क्या पूछ रहा है कि दो नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन के बारे में बताना है, उनके हमें उपयोग बताने हैं और फ़ायदे, नुकसान, ये सारी चीज़ें बतानी है। ठीक है, अब यही क्वेश्चन 2018 के पेपर में पूछा गया था। अब ये जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप इजीली समझ जाओगे कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। ठीक है, भारत को अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत से नवीनीकरणीय ऊर्जा की ओर स्थानांतरित करने की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा है। ठीक है, कि हमें जो भारत है उसे अनवीनीकरणीय ऊर्जा से नवीनीकरणीय ऊर्जा की तरफ क्यों जाना चाहिए, रीज़न बताओ। ऊर्जा स्थानांतरण की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सरकार की भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि अब सरकार को क्या क्या करना चाहिए, हमें अनवीनीकरणीय ऊर्जा से नवीनीकरणीय ऊर्जा की तरफ जाने के लिए सरकार का क्या रोल होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। भारत के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वह अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर स्थानांतरित हो।
ठीक है। अब इसके लिए हमने कई सारे नीचे रीजंस लिख रखे हैं कि क्यों हमें अनवीनीकरणीय ऊर्जा से नवीनीकरण ऊर्जा की ओर स्थानांतरित होने की ज़रूरत है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये है कि जो नवीनीकरणीय संसाधन है वो कभी समाप्त नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल सूर्य की रोशनी, ठीक है, ये हमेशा हम पे पड़ती रहेगी, ये कभी समाप्त नहीं होती, ठीक है। ये ऐसे संसाधन है, इनका हम बार बार यूज़ कर सकते हैं और ये कभी ख़त्म भी नहीं होते। यही तो नवीनीकरणीय संसाधन की डेफिनेशन होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इन्हें ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत कहा जाता है। अब क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं करते तो इसीलिए जो हमारा अर्थ है वो गर्म भी नहीं होगा, ठीक है। तो इससे हमारा पर्यावरण भी साफ़ सुथरा रहेगा, इसलिए हम क्या कहते हैं, और जो पर्यावरण की हवा है वो भी स्वच्छ रहेगी। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इनसे पर्यावरण पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, ना के बराबर पड़ता है, ठीक है। भारत में गैर नवीनीकरणीय स्रोत का अंत हो रहा है, ठीक है। अब यानी कि जितने भी ये कोयला और पेट्रोलियम है, ये सारे के सारे धीरे धीरे ख़त्म होते आ रहे हैं और इनको बनने में काफ़ी हज़ारों साल लग जाते हैं, ठीक है। इसलिए हमें नवीनीकरणीय ऊर्जा की ओर जाने की ज़रूरत है, अथवा उन्हें कीमतों पर बाहर से आयात करना पड़ता है। जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम को जब बाहर से आयात किया जाता है तो काफ़ी सारे टैक्स लगते हैं, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए, और इससे क्या होता है, जो हमारा देश है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस उसके काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और लोन भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम नवीनीकरणीय ऊर्जा के संसाधनों का उपयोग करते हैं तो इससे हम अपने देश के व्यय को कम कर सकेंगे, ठीक है, उसके उधार को भी कम कर सकेंगे और इससे हमारे देश में तरक्की होगी, ठीक है। हमारा देश तकनीक के मामले में काफ़ी डेवलप हो जाएगा। भारत स्वच्छ प्रौद्योगिकी का विकास कर पाएगा। यह स्रोत हरित गैसों का उत्सर्जन नहीं करते, जिससे कि पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, ठीक है। नवीनीकरणीय स्रोत सतत विकास का महत्वपूर्ण भाग बन सकते हैं। अब इससे क्या होगा, ये जो नवीनीकरणीय संसाधन है इनका हम तो यूज़ कर ही सकते हैं, साथ में जो आने वाली पीढ़ी है वो भी इनका यूज़ कर सकेगी, क्योंकि ये ख़त्म नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो नवीनीकरण संसाधन है वो सतत विकास में हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसमें सरकार की भूमिका, ठीक है, तो इस स्थानांतरण में भारत सरकार महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। जैसे अगर सरकार इन पर ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करे, ठीक है, और शोध और अनुसंधान की आवश्यकता है, यानी रिसर्च करे, एनालिसिस करे कि हम और कौन कौन से जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, और नई प्रौद्योगिकी का विकास कर सकें, ठीक है। जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है उसका विकास कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी। लोगों में उचित शिक्षा जागरूकता का विकास करना होगा, कि हमें लोगों को जागरूक करना होगा कि हमें अब अनवीनीकरणीय ऊर्जा को छोड़ना होगा और नवीनीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ना होगा, ठीक है, जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट भी सेफ रहेगा, ताकि सभी नवीनीकरणीय ऊर्जा का उपयोग कर सकें, ठीक है। नवीनीकरण संसाधन जैसे सूर्य, जल आदि जो कि अभी समाप्त नहीं होते, उसे हम नवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं। सौर ऊर्जा से प्राप्त जो सौर ऊर्जा है वो सूर्य से प्राप्त होती है और जो वायु ऊर्जा है वो वायु से प्राप्त होती है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसमें हमें क्या क्या बताया था कि किसी भी दो नवीनीकरणीय संसाधन के नाम बताने थे, ठीक है, और उनके फ़ायदे और नुकसान बताने थे, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे, जो फर्स्ट है हमारा वायु ऊर्जा। तो वायु ऊर्जा गतिज ऊर्जा है जो कि हवा की गति से संबंधित है। यह एक नवीनीकरणीय संसाधन है, यहाँ हल्की स्पेलिंग एरर हो गई है, ठीक है। नवीनीकरणीय संसाधन है जो हवा की गति से संबंधित कार्य में लिया जाता है। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिखा होगा, वायु टर्बाइनों की सहायता से ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। और इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, इसका यूज़ होता है अनाज पीसने में और विद्युत की उत्पत्ति यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में इसका यूज़ किया जाता है। अब इसकी समस्याएं क्या है कि वायु ऊर्जा एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इससे कम समस्या उत्पन्न होती है, लेकिन कौन कौन सी समस्या है, जैसे कि शोर काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, और इससे पक्षियों की काफ़ी ज़्यादा मृत्यु होती आ रही है, ठीक है। तो ये इसके थोड़े से डिएडवांटेजेस हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जल विद्युत शक्ति। जल विद्युत ऊर्जा
उत्पत्ति नदियों पर बांध बनाकर प्राकृतिक ढाल से नीचे गिर रहे पानी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा, बांध बनाकर हम किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं, जिससे जो टरबाइनों का प्रयोग किया जाता है, और जब टरबाइनें घूमती है तो उससे विद्युत की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब इसकी भी एक समस्या है। ठीक है, जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए एक बड़े जंगलों को साफ किया जाता है। ठीक है, और बड़ी संख्या में जो लोग होते हैं उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है, उन्हें विस्थापित होना पड़ता है, और बड़े बांधों के निर्माण में जल भराव की भी समस्या होती है। ठीक है, अब अगर हम इनके बात करें जो नवीनीकरणीय संसाधन है उनके क्या क्या लाभ हैं, तो फर्स्ट है वायु गुणवत्ता में सुधार होगा। ऊर्जा का हम जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे बचा भी सकते हैं। ठीक है, उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी कर सकते हैं। और लागतों में कमी, हवा में गैसों का कम उत्सर्जन और तकनीक विकसित होगी। ठीक है, जिससे कि हमारा देश भी डेवलप होगा। और खनिज संसाधनों का संरक्षण होगा। ठीक है, खनिज स्रोतों के प्रबंधन और उसके संरक्षण के लिए जागरूकता की आवश्यकता है। ठीक है, इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए सरकार को। ठीक है, खनिज संसाधनों का ध्यानपूर्वक प्रयोग। पहला है खनिज संसाधनों का ध्यानपूर्वक प्रयोग। धातुओं और संसाधनों को हमें ध्यानपूर्वक प्रयोग करना चाहिए। अधिकतर जो धातु और खनिज सस्ते हैं। सरकार के अनुदान प्रदान करती है, जैसे सस्ती ऊर्जा, करों में छूट और बड़े ऋण आदि। ठीक है, कई राष्ट्र यह प्रयास कर रहे हैं कि सस्ते खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, अंतिम उत्पादों का दीर्घकालीन निर्माण। अधिकतर उत्पादों को धातुओं से बनाया जाता है। ऐसे उत्पादों को इस प्रकार बनाना चाहिए कि वह लंबे समय तक प्रयोग किए जा सके, जैसे परिवहन के साधन, और इसकी मरम्मत भी हो सके, और ख़राब और क्षय आदि को कम करना है। ठीक है, यानी कि जितना भी वेस्टेज होता है उसे कम से कम करना। ठीक है, नेक्स्ट है धातुओं का पुनः प्रयोग और पुनः चक्रण। जैसे कि हम जानते हैं कि खनिजों की काफ़ी कमी रही है, अतः उनके पुनः उपयोग और पुनः चक्रण पे प्रयोग देना चाहिए। ठीक है, हमें उनको दोबारा यूज़ करते रहना चाहिए जब तक वो अच्छी तरह ख़राब ना हो जाए। ठीक है, यानी कि जब तक वो सही सलामत है हमें उसे अपने काम में लाना चाहिए, वैसे ही वेस्टेज हमें नहीं करनी चाहिए। भारत में तांबा, एल्युमिनियम, कांस्य, पीतल आदि के उत्पादों का नियमित रूप से पुनः चक्रण होता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है सस्ते प्रतिस्थापनों का उपयोग करना। ऐसे अधिक उत्पाद हैं जिनसे सबसे खनिजों का उपयोगिता की जा सकती है। ठीक है, धातु की बाल्टी के स्थान पर प्लास्टिक की बाल्टी का उपयोग करना। खनिजों और धातुओं के लिए अन्य प्रतिस्थापनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। कृत्रिम प्लास्टिक ऐसा ही खनिज है। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट है खनिजों से अन्य वस्तुओं की प्राप्ति ध्यान देना चाहिए ताकि उनका अपव्यय ना हो। इन खनिजों से आवश्यक चीज़ों को अलग कर लेना चाहिए ताकि उनका अधिक से अधिक प्रयोग हो सके। सेवंथ पॉइंट है नए संग्रहों की खोज। पृथ्वी में से खनिजों के नए संग्रह को ध्यानपूर्वक खोज की जानी चाहिए। लास्ट पॉइंट है वे क्षेत्र जहां खनिज विद्यमान है उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए। ठीक है, अब इसका अगर हम कंक्लूजन निकालें, ठीक है, तो इस प्रकार नवीनीकरणीय संसाधन, यहाँ स्पेलिंग एरर है, नवीनीकरणीय संसाधनों का उपयोग कर हम खनिज संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, और सतत पोषण विकास में भी ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है, सहायता है, क्योंकि जो नवीनीकरणीय संसाधन है वो कभी समाप्त नहीं होते हैं। और तो और इससे हम खनिज संसाधनों का भी संरक्षण कर सकते हैं, और जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी इसका यूज़ कर सकेगी। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जल पर। ठीक है, 2014 के पेपर में आया था, दिल्ली में जल स्तर में ह्रास के कारण पर चर्चा कीजिए। इस समस्या के समाधान के लिए क्या क्या उपाय अपनाए जाने चाहिए। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। दिल्ली में जल स्तर में ह्रास, दिल्ली में जल स्तर में तेज़ी से कमी आ रही है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण शहर में अवैध बोरवेल का प्रयोग किया जाना है। ठीक है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। और पिछले कुछ दशकों से अधिक समय से मेट्रो का निर्माण हो रहा है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टाइम से मेट्रो भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है। ठीक है,
दिल्ली मेट्रो के द्वारा बड़ी मात्रा में अवैध और गैर वैज्ञानिक रूप से जलयापन प्रक्रिया की जा रही है, जिससे कि भूमजल के स्तर में गिरावट आ रही है। अब ये जलयापन का क्या अर्थ है? यहाँ पर जल से ठोस पदार्थों को अलग करना, या फिर मृदा आर्द्र, या फिर अपकेंद्रीकरण, ठीक है, या फिर छानना, इसे हम क्या कहते हैं? जलयापन करना। ठीक है। एक विश्लेषण के अनुसार भूमजल स्तर दिल्ली में प्रतिवर्ष 1.44 मीटर कम होता जा रहा है, क्योंकि ये संकर्षण अधिक है। यहाँ पर संकर्षण अधिक है। भारी जलयापन से दिल्ली पर भारी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अब इसके समाधान क्या हो सकते हैं? ठीक है, इसमें काफ़ी सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और लॉन्ग भी है। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट वाले को शॉर्ट टाइप में करा रखा है और जो लॉन्ग आंसर टाइप है उसे मैंने लंबे लंबे आंसर लिखवा रखे हैं। ठीक है, जल का उचित प्रबंधन करना चाहिए। ठीक है, ये सब आप खुद से ही पॉइंट बना सकते हैं कि हम कैसे जल को सेव कर सकते हैं। ठीक है, वर्षा जल को पुनः प्रयोग करने के लिए संग्रहित करना चाहिए। बोरवेल, टैंकर माफिया आदि के विरुद्ध सख्ती कानून की कार्रवाई की जानी चाहिए। घर आदि में जल पहुंचाने के लिए सही पाइप एवं वाहक प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जिससे कि जल की आपूर्ति हो सके और जल वेस्ट भी ना हो। जल को बचाने के लिए विभिन्न प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। ठीक है, हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। ठीक है, जागरूक करने की आवश्यकता है कि यदि पानी की कमी होगी तो क्या खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। इसके लिए जल प्रबंधन की आवश्यकता है, जैसे जल संसाधन का सही आवंटन, गुणात्मक संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। बाढ़, सूखा, अकाल, जल का दुरुपयोग, प्रदूषण और कुछ जल संबंधित समस्याएं हैं से निपटना आवश्यक है। ठीक है, ये सब आप खुद से पॉइंट्स बना सकते हो, फिर भी मैंने आपके लिए पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं। जल ये सब आप कर लेना। ठीक है, इजी पॉइंट्स आप खुद से ही पढ़ोगे तो हो जाएगा, वरना वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगला विश्व युद्ध जल पर लड़ा जाएगा। उपयुक्त उदाहरणों के साथ इस कथन को सही ठहराएं। ठीक है, ये भी जल पर ही एक क्वेश्चन है, आया था एग्जाम में। तो इसका सॉल्यूशन हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका ज़्यादा लंबा नहीं लिखना। यह कहा जा सकता है कि यदि अगला विश्व युद्ध हुआ तो उसे जल के लिए लड़ा जाएगा। यह देखा गया है कि आज पृथ्वी पर 9 में से सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो स्वच्छ जल मिल रहा है इसे। ठीक है, जबकि पृथ्वी पर जनसंख्या में वृद्धि के कारण जल की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। जल स्रोतों की अति प्रयोग, उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अवक्रमण के कारण जल की वास्तविक कमी हुई है। ठीक है, यानी कि जल काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। हमारे जीवन में हर क्षेत्र के लिए जल की आवश्यकता होती है। इस कारण जल पर नियंत्रण करने के लिए प्रतिस्पर्धा होने लगी है। ठीक है, यानी कि सब के सब क्या कोशिश करें कि जल हमारे पास ज़्यादा रहे। ठीक है, अब एग्जांपल ले, अगर हम इंडस नदी चीन, पाकिस्तान और भारत के मध्य होकर बहती है। यह संघर्ष का एक कारण बन चुका है कि हालांकि 1960 में क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे कि वो इससे जो पानी की समस्या है उसके लिए अब लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन ये जो विवाद है इसका अभी तक भी अंत नहीं हुआ। अभी भी इस चीज़ को लेके विवाद और संघर्ष होते रहते हैं। अब अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण की ओर अगर देखें तो जार्नल नदी लेबनान, सीरिया, इज़राइल, जॉर्डन एवं पश्चिमी तट के मध्य बहती है। ठीक है, इसके आसपास के क्षेत्रों में शुष्क मौसम है, जिसके कारण जल की आवश्यकता बनी रहती है और किसी प्रकार की कानूनी संधि के बिना सीरिया और इज़राइल के बीच जाइन की नदी, ये नदी है, जल का प्रयोग होता रहा है। इस कारण जल एक विवाद बने रहे हैं। जब एक देश का जल नियंत्रण होता है, उसका प्रत्यक्ष रूप से जल आधारित उद्योगों पर नियंत्रण हो जाता है, जैसे निर्यात, आयात, मछली उद्योग, विद्युत उत्पादन आदि। ठीक है, चीन और भारत का ब्रह्मपुत्र नदी पर इसी कारण विवाद है। ठीक है, इस नदी की उत्पत्ति तिब्बत में होता है तथा भारत के अरुणाचल प्रदेश से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चीन को इस जल की आवश्यकता से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भारत से यह सिंचाई के लिए मूल्यवान है। ठीक है, और इसके लिए किसी भी द्विपक्षीय संधि के
का निर्माण नहीं किया गया है। अतः यह एक संघर्ष का मुद्दा बन चुका है कि विश्व के ये जल तृतीय विश्व युद्ध का कारण बन सकता है। यानी कि जो जल की जो समस्या है, जल का जो विवाद है, वो तृतीय विश्व युद्ध का कारण बन सकता है। यानी कि ठीक है। अब इसका अगर हम समाधान देखें तो यहाँ पर मैंने वही सॉल्यूशन लिखे हैं जो मैंने आपको ऊपर बताए थे। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका। ये वही था जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाए थे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2017 में पूछा गया था, व्याख्या कीजिए कि स्वदेशी और स्थानीय समुदाय जैसे विविधता संरक्षण के साथ वन और जल संसाधनों के संरक्षण की दिशा में योगदान दे सकते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन 2018 के पेपर में पूछा गया था। स्थानीय स्तर पर पर्यावरण की सुरक्षा हेतु मानव समुदायों की भूमिका। ठीक है, यानी कि हमें मानव समुदायों की एक तरीके से भूमिका लिखनी है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन का मतलब एक ही निकलता है। ठीक है, कि हम पर्यावरण को किस तरीके से सुरक्षित कर सकते हैं, हमें बस इतना ही बताना है इसमें। तो स्वदेशी और स्थानीय समुदाय जैव विविधता का संरक्षण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं तथा जल संरक्षण में भी योगदान दे सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपनी परंपराओं और मूल्यों का प्रयोग कर सकते हैं। जैव विविधता के लिए क्षेत्रों को संरक्षित कर सकते हैं, प्राचीन पवित्र उपवनों का निर्माण कर सकता है और पेड़ पौधों का संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। और जल संसाधनों के लिए भी वे कदम उठा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कुआं, नहर, नदियाँ आदि को स्वच्छ करना। ठीक है, साफ सुथरा, यानी कि जो जल को प्रदूषण से मुक्त करना, इन सब में वो योगदान दे सकते हैं। और ऊर्जा का संरक्षण, ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट है, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे कि तेल और पेट्रोलियम आदि जैसे संसाधनों पर निर्भर कम हो। ठीक है, उससे इन्वायरमेंट भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, इसलिए हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का पता लगाना चाहिए और उनका यूज़ करना चाहिए। ऊर्जा की हानियों को रोकना चाहिए और वनों आदि की वृद्धि आवश्यक है जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट अच्छी तरह ग्रो करे। अनियोजित विकास से रुकना चाहिए। उद्योग को ऊर्जा कुशल बनाना चाहिए क्योंकि ये उद्योग अत्यधिक ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। जितने भी उद्योग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, जैसे कि कपड़ा उद्योग, कागज़ उद्योग, रसायन उद्योग। ठीक है, तो इनके लिए एक ऐसा कुशल चीज़ बनाना चाहिए जिससे कि ये कम से कम बिजली यूज़ कर सकें। ठीक है, उतने में उनका काम चल जाए। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनन कार्य एक आवश्यक पर्यावरण बुराई है, किसी केस स्टडी के माध्यम से औचित्य प्रस्तुत करें। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो खनन है ये एक काफ़ी पर्यावरणीय बुराई है, यानी कि ये हमें नहीं करना चाहिए, इससे हमारा इन्वायरमेंट ख़राब होता है। तो हम कह सकते हैं कि भारत में 64 खनिजों का उत्पादन होता है जिसमें से 4 ईंधन खनिज और 11 धात्विक खनिज और 49 गैर धात्विक खनिज शामिल है। यह लगभग 30 खनिजों के उत्पादन में स्वावलंबी है। ठीक है, इसमें कोयला, बॉक्साइट, लोहा, मैग्नीशियम प्रमुख है। ठीक है, और टीन एस्क, स्टील, सल्फर, कोयला, पेट्रोलियम आदि भी अन्य खनिज हैं। ठीक है, ये खनिजों का कुछ उदाहरण है। और अब खनन कार्य एक आवश्यक पर्यावरण बुराई है, इसके लिए और ये एक समस्या उत्पन्न होती आ रही है, इसके लिए निम्न उदाहरण नीचे दिए गए हैं। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, एक तो पर्यावरणीय समस्या आती जा रही है। ठीक है, खनन से संबंधित समस्या, खनन से अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है। इस कारण खनिजों की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक बन गई है, जबकि धातु का खनन कोयले के खनन से कम खतरनाक होता है। ठीक है, भूमिगत खनन में हवा न आना, बाढ़ आदि काफ़ी खतरा रहता है। कोयले की खदान में धमाकों के कारण कई खनिकों यानी कि जितने भी यहाँ पर श्रमिक हैं, खनिकों मतलब वहाँ पर जितने भी काम करने वाले हैं उनकी जान चली जाती है। ठीक है, कोयले की खदान में जितने भी काम करने वाले होते हैं, विस्फोट के कारण, धमाके के कारण उनकी जान चली जाती है। और खनन करने वाले, यहाँ पर खनन करने वाले यानी श्रमिक की बात की जा रही है, अनेक स्वास्थ्य संबंधित खतरों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इसे व्यावसायिक खतरे कहा जाता है। खनन प्रक्रिया के समय जो मिट्टी उत्पन्न होती है वो फेफड़ों की बीमारी बनती है। ठीक है, उससे क्या होता है, फेफड़ा काला पड़ जाता है, जिसे हम काला फेफड़ा या फिर इस नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, और मीथेन गैस से स्वास्थ्य की हानि होती है और यूरेनियम की खदान से वीकेंड की उत्पत्ति होती है। ठीक है,
अब इससे हम पर्यावरणीय समस्याएं, ठीक है। खनन की प्रक्रिया पर्यावरण के लिए अत्यंत हानिकारक है। इसके द्वारा स्थलमंडल पर अत्यंत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उपलब्ध भूमि का ह्रास, उद्योगों से अपशिष्ट प्रदूषण इसके प्रभाव हैं, ठीक है। और इन्हें सरकारी नियमों और जन जागरूकता के द्वारा नियंत्रित करना आवश्यक है। खनन की प्रक्रिया ने हजारों लोगों को विस्थापित किया है, ठीक है। उनको अपना घर बार छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा है। और अन्य समस्या क्या है, इससे वन उन्मूलन हो रहा है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा वन कटते जा रहे हैं और पेड़ पौधे जीव जंतु लुप्त होते जा रहे हैं, पारितंत्र का ह्रास होते जा रहा है, ठीक है। और पुनर्स्थापन यानी कि जो शिफ्ट होने वाला था, ठीक है, एक जगह से दूसरी तरफ उन्हें शिफ्ट होना पड़ता है। और खनिज संसाधनों के अति उपयोग के परिणाम, प्राचीन काल से मनुष्य खनिजों का खनन और उनका प्रयोग कर रहा है। इस अतिशोषण का गंभीर परिणाम सामने आया है। जैव मंडल में क्षति हुई है, ठीक है। ये परिणाम निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है उच्च श्रेणी के खनिज संग्रहण का ह्रास। अनेक खनिजों का ह्रास हुआ है। वह लोहा 500 वर्ष पूर्व उपलब्ध था, उन्हें 8 से 10% अयस्क होता था, जो कि आज सिर्फ 0.35% ही रह गया है, ठीक है। यानी कि इतना था और अब इतना ही बचा है, ठीक है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बस निकालते आ रहे हैं, ठीक है, जिससे कि अयस्क की खनिज की कमी होती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है खनिज का अपव्यय और विकिरण। अधिकतर खनिज कई खनिजों का मिश्रण होता है। खनिजों के खनन के लिए पृथ्वी की ऊपर मृदा को हटाया जाता है। अधिक खनन के कारण खनिजों का अपव्यय उत्पन्न होता है। आज एक उद्योग से दूसरे उद्योग में इन खनिजों का प्रयोग होता है, परंतु गतिविधि के लिए लागत अत्यधिक है, ठीक है। और इससे क्या होता है, प्रदूषण भी होता है। खनन उद्योग ने पर्यावरण को बड़ी क्षति पहुंचाई है। खनन का प्रत्येक चरण अपने तरीके से हानिकारक है। पहले चरण में खनिज को ऊपर सतह से मृदा और जंगलों और कृषि भूमि आदि से हटाना पड़ता है, ठीक है। उसे हमें जंगल का पहले सफाई करना पड़ता है और कृषि को, यानी कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन्हें वहाँ से विस्थापित करना पड़ता है। और इससे क्या होता है, एग्ज़ाम में कई बार शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप में ये भी पूछ लिया जाता है कि नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय संसाधनों के बीच अंतर लिखो, ठीक है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है, नवीनीकरणीय संसाधन को हम कई बार उपयोग कर सकते हैं, यानी कि जितना मर्जी हम उसका यूज़ कर सकते हैं। जबकि जो अनवीनीकरणीय संसाधन है उनका यूज़ हम सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, नवीनीकरणीय संसाधन कभी खत्म न होने वाला संसाधन है, जबकि जो अनवीनीकरणीय संसाधन है वो एक बार यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाता है। थर्ड पॉइंट है, नवीनीकरणीय संसाधन का चक्र चलता है। फॉर एग्जांपल जल चक्र, जल एक नवीनीकरणीय संसाधन है, ठीक है। अब जब बारिश के रूप में जब वो धरती पर आता है, उसके बाद फिर वो तालाब में जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो वाष्प के रूप में वापस बादल बनता है, ठीक है। फिर बादल के बाद वो दोबारा धरती पर बारिश के रूप में गिरता है, ठीक है। तो इस तरह ये एक चक्र बन गया, ठीक है। लेकिन अनवीनीकरण संसाधन में कोई भी चक्र नहीं चलता, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, नवीनीकरणीय संसाधन का निर्माण तुरंत हो जाता है, जबकि अनवीनिक जो संसाधन होते हैं उनका निर्माण में हज़ारों साल लग जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब इन दोनों का आप एग्जांपल ही लिख लेना। इसका हो जाएगा कोयला पेट्रोलियम, जिसके निर्माण में हज़ारों साल लग जाते हैं। इसमें जल, ठीक है, सूर्य, ऐसे और एग्जांपल आप ऐड कर लेना, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। GFM पर टिप्पणी लिखें, ठीक है, यानी संयुक्त वन समिति, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जब स्थानीय समुदाय के जितने भी लोग हैं वो राज्य वन विभाग के साथ मिलकर वन के प्रबंध का कार्य करने लगते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, JFM कहते हैं, यानी कि संयुक्त वन समिति कहते हैं, ठीक है। अब JFM के अंतर्गत ग्रामीण समुदाय को निकटवर्ती वनों के संरक्षण तथा प्रबंध का कार्य सौंपा जाता है। अब ये JFM क्या करते हैं, ये एक समिति रहती है, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो वहाँ के जो लोग रहते हैं उनके समीप, उनके पास जो भी वन रहते हैं उनके संरक्षण करने का कार्य वहाँ के समुदाय के लोगों को दे देते हैं, ठीक है। और JFM ग्रामीण समुदायों से वनों के अवैध कटाई और चराई में गिरावट करना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि जो अवैध तरीके से जो भी कटाई या फिर चराई कर रहा है, ठीक है, उस पर रोक लगाना। और वो कौन मदद करते हैं इसमें, ग्रामीण समुदाय JFM की मदद करते हैं, ठीक है, जिससे वनों का संरक्षण किया जा सके
और सरकार ने इसके लिए अनेक समिति बना रखी है। फॉर एग्जांपल वन सुरक्षा समिति, सेकंड है ग्राम वन समिति। ठीक है। अब आप सोचोगे कि इससे जो ग्रामवासी है यानी कि जो वहाँ के ग्रामीण समुदाय है उनको क्या लाभ होगा। ठीक है, उनको भी फ़ायदा होता है। समुदाय को अपनी सेवाओं प्रदान करने के बदले लघु गैर लकड़ी उत्पाद उपयोग में लाभ मिलता है। ठीक है, यानी कि उन्हें यूज़ करने दिया जाता है वहाँ के लकड़ियों को। ठीक है, या फिर जो भी उत्पाद होता है, ठीक है, उन सबको, उन समुदाय को यूज़ करने की आज्ञा दे दी जाती है। तो इनसे उनका ही फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, परिणाम स्वरूप वनों के संरक्षण में सहायता प्राप्त होती है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल है। राजस्थान में जो बिश्नोई समुदाय है उसने पारिस्थितिक संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, गिरी राष्ट्रीय उद्यान के जो आसपास के जो निवासी थे घुमंतू जनजाति समुदाय ने शेरों के आबादी को बढ़ाने में योगदान दिया। ठीक है। अब अगर हम बात करें JFM की उत्पत्ति कब हुई। ठीक है, तो JFM की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल में 1972 में हुई थी। ठीक है, भारत में उसकी उत्पत्ति कब हुई? बंगाल में 1972 में हुई थी। ठीक है, इसमें 612 परिवार शामिल थे स्टार्टिंग में। ठीक है, जो कि 12.7 वर्ग किलोमीटर तक के वनों को प्रबंध के यानी कि जो निगरानी रखते थे 12.7 वर्ग के दायरे में जितने भी उनके वन थे उस पर नज़र रखते थे ये 612 परिवार। ठीक है, और इससे उनको क्या फ़ायदा होता था? इसमें उस गांव को 25% लाभ होता था। ठीक है, 1987 में क्या हुआ? इसका विस्तार किया गया और इसे अनेक क्षेत्रों तक बढ़ाया गया जिससे कि वन उन्मूलन और मृदा अपरदन जैसी समस्याओं का रोकथाम हुआ। और 2005 में क्या हुआ? यह लगभग 27 राज्यों में पूरा फैल गया जिससे कि 1,40,000 वर्ग किलोमीटर वन प्रबंध किया जा रहा है। ठीक है, अब JFM के क्या क्या प्रभाव पड़े? ठीक है, पहला, रोजगार के अवसर निकले। ठीक है, और वाटर लेवल बढ़ा। ठीक है, वनों से प्राकृतिक पुनर्निर्माण में सुधार और गैर कास्ट वन उत्पाद में वृद्धि। ठीक है, अब JFM के लाभ के बारे में अगर हम चर्चा करें तो वन के सुरक्षा में वृद्धि हुई, सामाजिक जागरूकता फैली। ठीक है, और ग्रामीण जीवन में सुधार, वहाँ की जो कंडीशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं? इस प्रकार संयुक्त वन प्रबंधन यानी कि JFM, ठीक है, का महत्व न केवल वनों और पारिस्थितिक प्रबंध को उच्चतम बनाने में है बल्कि वनवासियों यानी कि वहाँ के जितने भी लोग थे उनके विकास और जीवन स्तर लाने में भी काफ़ी ज़्यादा मददगार रही। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।